क्या पढ़ना है टॉपिक बताएं जल्दी जल्दी, कहाँ पे छोड़ा था? अच्छा, बैक्टीरिया को स्टार्ट किया था, बैक्टीरिया पढ़ा था, चलो वहीं से अब याद आ गया मुझे टॉपिक, मुझे याद आ गया भाई, अच्छे से याद आ गया कि हम कहाँ थे, हम कहाँ थे। हाँ, हम थे यहाँ पर कि ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। सेल वॉल के बुनियाद पर हमने दो बैक्टीरिया पढ़े थे, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म को पढ़ा था और गैस वैक्यूल को पढ़ा था। ऑर्गेनेल साइटोस्केलेटन कोई नहीं है राइबोसोम के अलावा, वो भी 70s राइबोसोम था। उसके अलावा हमने कैप्सूल को पढ़ा था बैक्टीरिया के बाहर। बताएं कमेंट में कैप्सूल किस चीज का बना होता है, राइट इन द चैट बॉक्स, कैप्सूल किस चीज का बना होता है? पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स का, शुगर एंड प्रोटीन्स का। चलो जी, मोर रेजिस्टेंट कौन सी बैक्टीरिया थी, ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा किसके पास है? नेगेटिव। इम्परमिएबल सेल वॉल किसका है? नेगेटिव। थिन सेल वॉल किसका है? नेगेटिव। पिंक कलर कौन सी शो करेगी पर्पल डाई से? नेगेटिव। ऑरेंज प्रोटीन की नीड किसको है? नेगेटिव। तो भाई बचा क्या? सब तो बता दिया आपने। चलो जी, अब आज पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में से एक स्ट्रक्चर अराइज होगी, एक स्ट्रक्चर अराइज होगी, धागे जैसी होगी, लंबी होगी, जिसको कहेंगे क्या? फ्लैजिला। तो आज हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ फ्लैजिला, कंसेप्ट ऑफ फ्लैजिला। भाई जो फ्लैजिला है यूकैरियोट का तो बड़ा होता है, प्रोकैरियोट का छोटा होता है, मगर एक और भी डिफरेंस है, एक और भी डिफरेंस है। यूकैरियोट का बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल का, और प्रोकैरियोट का बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। लिख लें भाई, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक हो गया? चलो ये बात क्लियर। उसके अलावा जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं ये वाला मतलब बेसल बॉडी, बेसल बॉडी नंबर 1 पार्ट, जहां पे फ्लैजिला अटैच होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में लगा होता है। और उसके अलावा दूसरा पार्ट होता है, यहां से ऐसे गिलास की तरह स्ट्रक्चर होती है, ऐसे गिलास की तरह स्ट्रक्चर होती है, ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं मैं, इसको कहते हैं हुक। दूसरा पार्ट होता है हुक, जो क्या करता है, ऐसे हुक है, इसमें ये फ्लैजिला की फिलामेंट है, ऐसे ही ये 360 एंगल में मूव करेगा। उसके एंगल बनाने के लिए, मूवमेंट रोलिंग करने के लिए ये हुक होता है। बेसल बॉडी के बाद हुक मूवमेंट करवाने में, पर्टिकुलर एंगल में मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। बाकी बचा ये बाहर वाला पार्ट जिसको कहते हैं फिलामेंट। तो 3 पार्ट का बना होता है फ्लैजिला। और अगर एनाटॉमी इसकी देखें तो भाई ये कौन सा पोर्शन है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन सारे फ्लैजिला के ऊपर एक्सटेंडेड होती है। ठीक हो गया? तो अब क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे कि ये एक्सटेंशन है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। और ये कौन सी प्रोटीन है बताएं? फ्लैजिलिन। ठीक है, और ये हुक है। चलो जी, सेल वॉल से अराइज नहीं होगा, अंदर से साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से अराइज होगा फ्लैजिला। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म में लोकेट कर रही है। कैप्सूल से सेल वॉल से अंदर से निकलता जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा इसके ऊपर, कैप्सूल और सेल वॉल का नहीं होगा। ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी, सही है, मगर वो बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। चलो जी, ये फ्लैजिला, फ्लैजिला के बाद एक और स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिला जैसी ही है, मगर फ्लैजिला की तरह सॉलिड नहीं है, होलो है। कमेंट में बताएंगे कि कौन सी बैक्टीरिया में पाई जाती है मोस्टली। किसी में होती है, किसी में नहीं होती। ये होलो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पिलाय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिलाय। ठीक है, सिंगुलर प्लस सबको मिला के पिलाय। नेगेटिव का फीचर है, ग्राम नेगेटिव का फीचर है। सारे ग्राम नेगेटिव में नहीं, जनरल ग्राम नेगेटिव में ही होती है। ये पिलाय, अगर मैंने ये एक बैक्टीरिया बनाई है तो मैं ये दूसरी बैक्टीरिया बना रहा हूं, ये दूसरी बैक्टीरिया है, इसके पास भी है पिलाय। ठीक है, अगर ये दोनों बैक्टीरिया अपना मटेरियल एक्सचेंज करना चाहते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कोई एक बैक्टीरिया का पिलाय दूसरे पिलाय की तरफ ग्रो कर जाएगा। इसका पिलाय ग्रो करके गया 1 का या 2 का? 1 का 2 की तरफ। तो अब ये पुल बन गई, ब्रिज बन गई। इसके थ्रू क्या होगा? प्लाज्मिड या कोई और डीएनए का टुकड़ा या प्लाज्मिड का टुकड़ा या कुछ जीन ट्रांसफर होंगे। तो अब ये जो पिलाय है, इसको या तो आप सेक्स पिलाय कहेंगे, ठीक है, या तो इसको आप कॉन्जुगेशन ट्यूब कहेंगे। सेक्स पिलाय क्यों कहेंगे? क्योंकि मटेरियल ट्रांसफर किया, इसीलिए। और कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्सचेंज होती है जेनेटिक मटेरियल की, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब। मुझे बताएं कमेंट में सारे बच्चे, क्या बताएंगे? बताऊं, पूछूं? ये बताएंगे आप मुझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, थोड़ी मैं बात बताता हूं फिर सवाल करता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ओनली प्रेजेंस ऑफ लास्ट। भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो दो पेरेंट हो, दोनों गेमेट प्रोड्यूस करें, दोनों के गेमेट फ्यूज करें। बताएं, जो बच्चा पैदा होगा किसी एक पेरेंट पर जाएगा या दोनों पर? दोनों पर, मतलब कॉपी नहीं होगा किसी एक की। माँ के कैरेक्टर, बाप के कैरेक्टर, दादा परदादा, हाँ, नाना नानी, सबके कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, हिडन कैरेक्टर भी होते हैं, नए फीचर भी हो सकते हैं। तो जो बच्चा होता है वो कॉपी नहीं होता अपने पेरेंट्स की। तो मुझे बताना ये है कि क्या इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें? आप कहेंगे नहीं। क्यों भाई, क्यों? आप कहेंगे सर रिप्रोडक्शन नहीं है ये फर्टिलाइजेशन है। गेमेट कहाँ बने? गेमेट कहाँ बने और फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? ये तो थोड़ा टुकड़ा, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है। कैसे भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उसके जैसा है। कैसे? कैसे कि इस बैक्टीरिया में जो डीएनए गया, किसका गया? 1 का, वो 2 के पास था ही नहीं। तो इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आई कि नहीं आई? आई। तो इसके फीचर में भी चेंज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो चेंज आती है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ना ही एसेक्सुअल है। तो इसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? तो कॉन्जुगेशन क्या है? एक टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। और 3 टाइप के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे बैक्टीरिया में। एक को कहते हैं ट्रांसडक्शन। कमेंट में बताएं मुझे, अगर एक बैक्टीरिया को वायरस लग जाए, वायरस क्या करती है? अटैच होती है, अटैच के बाद इंसर्ट होती है, इंसर्ट होने के बाद प्रोफेज बनाती है, प्रोफेज के बाद फेज बनाती है ना? यहां तक क्लियर है ना? फेज बनाने के बाद क्या करती है वायरस? हॉस्ट के डीएनए को तोड़ती है, उसके बाद क्या करती है? अपना रॉ मटेरियल बनाती है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, और फिर असेंबलिंग करती है। याद है? अच्छा, असेंबलिंग जब करती है
जब असेंबलिंग करती है तो उस टाइम अगर वायरस के डीएनए के ऊपर वायरस की प्रोटीन आ जाए तो ये वायरस बन गई, और अगर बैक्टीरिया के डिग्रेडेड डीएनए के ऊपर वायरस की प्रोटीन आ गई तो अंदर डीएनए बैक्टीरिया का है, ऊपर कवर कोट वायरस का बन गया। अब ये जो वायरस है अगर इस सेल को मार के अगले सेल पर जाएगी दूसरी बैक्टीरिया के ऊपर, ये बैक्टीरिया वाली वायरस जिसमें बैक्टीरिया का डीएनए ना कि वायरस का डीएनए, ये जब अगली बैक्टीरिया में एंटर होगा तो बताएं अगली बैक्टीरिया को खुश करेगा या बीमार करेगा? मतलब नया जेनेटिक मटेरियल देगा बैक्टीरिया का या वायरस का? खुश करेगा, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल देगा जो कि उसके पास था ही नहीं। तो ये भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बाय न एक बैक्टीरिया न दूसरी बैक्टीरिया, बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन बचा? जिसने एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरी के पास पहुंचा दिया, वायरस। तो वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना गलतान से, गलती नहीं है, ये बड़ा गलतान है, गलतान से इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे वेक्टर कौन बना? वेक्टर मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी करे, वायरस, और इसी को हम थर्ड पार्टी कहते हैं। पूरा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, हाँ चलो जी, इसको पैरासेक्सुअलिटी भी कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को। भाई पिलाय का कॉन्सेप्ट किसमें है? कॉन्जुगेशन में और अटैचमेंट में। अटैचमेंट में भी पिलाय का काम है, अटैचमेंट में भी पिलाय का काम है, लोकोमोशन में काम नहीं है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में और अटैचमेंट में। जब अटैचमेंट करता है ना पिलाय, तो पिलाय को पिलाय नहीं कहते, पिलाय को कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं अटैचमेंट में? पिलाय को फिम्बरी। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं? सेक्स पिलाय या कंजुगेशन ट्यूब। वायरस के अलावा और कैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी? तीसरा नंबर, जो तीसरा टाइप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन, बाहर के मीडियम से बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा होता है, दूसरी बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, पढ़ेंगे हम। चलो जी, ये हो गया फिम्बरी। फिम्बरी के अलावा और क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। कुछ बचा? वॉल्यूटाइन ग्रेन्यूल्स। वॉल्यूटाइन ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ये फूड के वॉल्यूटाइन ग्रेन्यूल एक्चुअली ये लिपिड के ड्रॉपलेट हैं जो फूड स्टोर करते हैं, और बैक्टीरिया जो है ग्लाइकोजन को स्टोर करती है और लिपिड के ड्रॉपलेट को, ऑयल के ड्रॉपलेट को स्टोर करती है, ठीक है। गैस वेसिकल का काम बताएं, क्या पढ़ाया था? कौन सी पॉइंट बची स्ट्रक्चर में से? सेल वॉल हो गया, कैप्सूल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, मीजोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। और प्लाज्मिड नहीं हुआ, सिस्ट स्पोर, वो रिप्रोडक्शन में चीजें हैं। सिस्ट और स्पोर रिप्रोडक्शन में चीजें हैं। वॉल्यूटाइन ग्रेन्यूल स्टोरेज बॉडी है, लिपिड को खास करके स्टोर करती है, ठीक है। और बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन भी स्टोर होती है, स्टार्च स्टोर नहीं होता। चलें भाई, प्लाज्मिड हो गया था। चलो जी आगे चलते हैं, आखिरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और इसके बाद और चैप्टर टॉपिक भी पढ़ेंगे, मगर ये टॉपिक सुन लें। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। कैप्सूल का फंक्शन, क्या कैप्सूल का फंक्शन कॉलोनी बनाना है या नहीं? बताएं कमेंट में। एडहेरेंट, अटैचमेंट करना है, और पैथोजेनेसिटी देना, और प्रोटेक्शन देना। चलो जी, इंपॉर्टेंस। अब क्या इसको पढ़ना, कितना आसान टॉपिक है जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, मुझे बताएं। एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस बताएं, एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस बताएं। दो इंपॉर्टेंस बताएं। एक बताएं इकोलाई की या अदर बैक्टीरिया की,
और एक बताएं मेथेनोजन बैक्टीरिया की। आप कहेंगे इकोलाई के पास सेल्यूलोज की डाइजेशन करने की कैपेसिटी होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के भी बनाता है और अमाइनो एसिड भी बनाता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट भी करके देता है। पढ़ाया था। चलो, हर्बीवोर के अंदर ज्यादा पाया जाता है। मिथेनोजिन क्या है? ये भी बैक्टीरिया है। मिथेनोजिन बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया के टाइप हैं, हर्बीवोर के स्टमक में पाए जाते हैं। हर्बीवोर के स्टमक में मिथेनोजिन क्या करते हैं? ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और ये मीथेन क्या करती है? ये मीथेन जो है फूड को राइप करती है। जैसे हम आग पर खाना पकाते हैं, जो हर्बीवोर होते हैं वो हर्बीवोर के स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स। जो पहला पार्ट होता है उसमें खाना पकता है। खाना जैसे जानवर खाते हैं वो स्टमक के पहले पार्ट में जाता है, वहां पे मिथेनोजिन बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे टेम्परेचर क्रिएट होता है मीथेन की वजह से। रिपीट तो किया मैंने 3 बार। मिथेनोजिन बैक्टीरिया स्टमक में होते हैं, हर्बीवोर के स्टमक में होते हैं। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में होते हैं, जैसे जानवर खाना खाता है, घास चरता है, तो ये मिथेनोजिन वहां पे मीथेन प्रोड्यूस करके गर्मी पैदा करते हैं, उस गर्मी से खाना पकता है, सेलुलोज लेस स्टेबल होता है, देन आगे वाले स्टमक के पार्ट्स में जाता है और डाइजेशन होती है। और इन मिथेनोजिन बैक्टीरिया कहां से, किससे रिलेशन है इनका? साइनोबैक्टीरिया से नहीं, असली यू बैक्टीरिया से नहीं। किससे है ये? किससे है? आर्की बैक्टीरिया का टाइप है। आर्की बैक्टीरिया तभी हाई टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है रहने के लिए, मीथेन प्रोड्यूस करके। ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी आर्की बैक्टीरिया है। थर्मस एक्वाटिकस जिसको कहा था वो भी आर्की बैक्टीरिया है। ये नाम याद रख ले। चलो जी, मिथेनोजिन का एक और इम्पोर्टेंस है, इस मिथेनोजिन को बायोगैस प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस प्लांट क्या है? बायोगैस प्लांट क्या है? माइक्रोब्स को यूज करके मीथेन की प्रोडक्शन करवाना। बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया यूज करेंगे? मिथेनोजिन। और गोबर यूज करेंगे। गोबर, गोबर समझ रहे हैं? गोबर अनडाइजेस्टेड फूड हर्बीवोर एनिमल का। हर्बीवोर जो खाना निकालेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम गोबर कहते हैं और डंग कहते हैं, फेसेस कहते हैं, इन फेसेस में ये बैक्टीरिया होंगे ना, स्टमक में है तो जाहिर बात है। तो वहां पे हाँ, मैन्यूर वगैरह, बिल्कुल वहां पे गोबर को उठा के उसको वो कंडीशन दी जाती है जहाँ पे ये बैक्टीरिया सही सर्वाइव करती है। तो वो कंडीशन दे दें तो ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करेगी, और मीथेन की प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बायोगैस प्लांट। और बहुत सारे बायोगैस प्लांट हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा मुझे बताएं मेडिसिन में कोई रोल? बहुत सारे एंटीबायोटिक मिलते हैं बैक्टीरिया से, एंटीबायोटिक मिलते हैं बैक्टीरिया से, फंजाई से भी मिलते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात है। सबटाइलिन एंटीबायोटिक का नाम है, सबटाइलिन। बुक में लिखे हुए हैं, देख लें, वो वहीं से पढ़ा रहा हूँ लाइंस। ठीक है। राइबोफ्लेविन, विटामिन वगैरह, ये सारी चीजें कहाँ से बनती है? बैक्टीरिया से बनाते हैं, तो मेडिसिनल रोल भी है। उसके अलावा मुझे बताएं एग्रीकल्चरल रोल बताएं। एग्रीकल्चरल रोल बताएं बैक्टीरिया का। एग्रीकल्चरल रोल बताएंगे आप कहेंगे सर जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है ना इनका, और जो संबायोटिक बैक्टीरिया हैं इनका रोल है एग्रीकल्चर में। और कहीं भी है मगर एग्रीकल्चर में भी है। सर संबायोटिक और डिकम्पोजर का कैसे? आप कहेंगे सर जो डिकम्पोजर हैं वो डेड बॉडी को क्या करते हैं? डेड बॉडी को डिकम्पोज करके कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में। तो ऑर्गेनिक को फर्दर कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक में। और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में चला जाता है, जिनको फिर जो प्लांट होते हैं फिर रूट से उन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ये डिकम्पोजर ना होते, डिकम्पोजर को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं डिकम्पोजर को? सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोब्स। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोब का मतलब है डेड, तो सेप्रोब कह लें, सेप्रोट्रॉफ कह लें। ठीक है। तो ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, सेप्रो मतलब डेड, डेड से फूड लेने वाले। तो डेड को
डिकम्पोज कर रहे हैं, पहले ऑर्गेनिक में फिर इनऑर्गेनिक में। मुझे बताएं, जब ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं ये पार्शली डिकम्पोजिशन है या कंप्लीटली डिकम्पोजिशन है? पार्शली डिकम्पोज मटेरियल है, तो पार्शली डिकम्पोज मटेरियल को हम कहते हैं ह्यूमस, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस कहते हैं। और ये बन जाएगा इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक को हम कहते हैं साल्ट मिनरल्स, और ये मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या मैं इनको कहूं कि ये रिसाइकलर हैं, डिकम्पोजर रिसाइकलर हैं? क्या मतलब रिसाइकलर? मतलब अगर ये ना होते, प्लांट सारे के सारे साल्ट जमीन से उठा लेते, जमीन खाली, अब जो धरती पे सारी डेड बॉडीज मरी पड़ी हैं, इनको डिकम्पोज करके तोड़ के फिर मिनरल बनाना, मिट्टी को फिर से फर्टाइल बनाना, रिसाइकलर हैं। ये मिट्टी को क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं। कैसे फर्टाइल करते हैं? साल्ट बना के देते हैं। कहाँ से? डेड बॉडी से। क्या करके? डिकम्पोज करके। तो ह्यूमस वाली साल्ट सॉइल या इनऑर्गेनिक मिनरल वाली सॉइल को हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, ठीक है। मगर प्लांट ह्यूमस को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, साल्ट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ह्यूमस को फर्दर होना है डिकम्पोज। क्या मैं कहूं प्लांट के बाद इकोसिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ये है? क्यों भाई? प्लांट सारी दुनिया को फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ये प्लांट के लिए मिनरल बना के देते हैं धरती को। तो ये रिसाइकलर बड़े काम के हैं इकोसिस्टम में मेंटेन करने में, तो इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। चलो जी, संबायोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो जो संबायोटिक बैक्टीरिया हैं, संबायोटिक बैक्टीरिया, बहुत सारे संबायोटिक बैक्टीरिया प्लांट के साथ क्या करते हैं? नाइट्रोजन को प्लांट फिक्स करके देते हैं। ब्लू ग्रीन भी एल्गी होता है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, क्लस्ट्रेडियम, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है N2, N2 के बीच के कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। बड़ी स्टेबल होती है, ये N2 कोई यूज नहीं कर सकता सिवाय ब्लू ग्रीन एल्गी के। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको यूज कर लेती है। हमें प्लांट की बात कर रहे हैं, कोई अगर प्लांट ये यूज करते तो सारे एटमॉस्फेयर की जो 78% नाइट्रोजन है वो क्या कर लेते? खत्म कर लेते। अगर ये 78% नाइट्रोजन खत्म हो जाती तो हमारे एनवायरनमेंट को आग लग जाती, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक फ्यूल है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? जा रही है भेजे में अंदर, स्टोर भी हो रही है। चलो जी, शुक्र है। बातें, हवाल प्रोग्राम है आज का दिन, हवाल प्रोग्राम। चलो जी, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं कैसे? N2, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहूं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। अभी ये जो नाइट्रेट यानी NO2, नाइट्राइट यानी NO3, मतलब N2 को NO3 में, NO3 को N2 में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है जो N2 को NO3 में कन्वर्ट करता है, दूसरा N3 को NO3 को NO2 में कन्वर्ट करता है। इनके नाम बुक में देखें तो लिखे होंगे, इसका नाम है नाइट्रो सोमोनास, इसका नाम है नाइट्रो बेक्टर। तो ये क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले हैं। ये इस नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। क्या मैंने उल्टा लिखा है? नाइट्रेट NO3 होता है, पक्का वाला? चलो चलो सेट कर लें। N2 NO2 में कन्वर्ट होती है, NO2 NO3 में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट NO2 और नाइट्रेट NO3। तो ये जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, ये वो फॉर्म है जिसको प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना, दो स्टेप है, नाइट्रोजन से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। ये दो बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रो, बैक्टीरिया के नाम सही लिखे हैं भाई, ठीक है। ये नाइट्राइट बनाने वाला, ये नाइट्रेट बनाने वाला, ये प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे इसको। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो बहुत सारे और भी हैं,
जो डेड बॉडी से नाइट्रोजन बनाते हैं, अमोनिया, अमोनिया से फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो भी, ठीक है। अमोनिफिकेशन होती है ये वो, चलो वो इंपॉर्टेंस हमारी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट होते हैं। बैक्टीरिया को कहते हैं आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम चले। जिम्नोस्पर्म सुने आपने? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनको रूट एयर है ही नहीं, जो टोटली डिपेंडेंट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी पर, नॉस्टॉक पर, एनाबीना पर। एक ही बात है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी मोटा नाम है, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये उसके स्पेसिफिक नाम्स हैं उनके ग्रुप्स के, तो उन पर डिपेंड करते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म की रूट पर ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी रहती हैं, ये एब्जॉर्प्शन करके देती हैं। तो इनका कौन सा रिलेशन है आपस में, रूट और बैक्टीरिया का? सिम्बायोटिक या पैरासाइटिक? सिम्बायोटिक। म्यूचुअलिज्म या कमेंसलिज्म? म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है? दोनों को फायदा, भाई बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल रही है और प्लांट को नाइट्रोजन, दोनों खुश। अगर एक को फायदा होता तो क्या कहते? कमेंसलिज्म। पता है ये आपको, ये चीजें मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, ऐसा समझे। न्यूट्रिशन हो रही है भाई, मुझे बताएं पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लें और उसको बीमार करें तो पैरासाइट, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी करता है, सल्मोनेला टाइफी टाइफाइड करता है, ठीक है। निमोनी जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया करता है, विब्रियो कॉलरा कॉलरा करता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कमेंट में बताएंगे इंटर में रिप्रोडक्शन में 2 डिजीज हैं, 4 डिजीज हैं, उनमें से 2 बैक्टीरियल डिजीज हैं। एड्स बैक्टीरियल है या वायरल है? ये तो कल पढ़ाया है मैंने, वायरल है। मुझे बताएं गोनोराई क्या है और साइफिलिस क्या है? पक्का वाला बैक्टीरियल हैं दोनों। चलो जी, गोनोराई साइफिलिस दोनों। हेरप्स क्या है? हेरप्स जेनिटल हेरप्स, ओरल हेरप्स, और एड्स वो वायरल हैं, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो जी, ओके। नेस्सेरिया गोनोराई, ये वायरस बैक्टीरिया का नाम है जो गोनोराई डिजीज करती है, सही भाई, ओके। ओके जी, नाउ मूविंग टू द एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गई, इंडस्ट्री में आते हैं। इंडस्ट्री में रोल बोले, इंडस्ट्री हम, आप और हम मिलके इंडस्ट्री खोलें कोई, आप और मैं इंडस्ट्री खोलें। कौन सी इंडस्ट्री? सुने, हम क्या करेंगे, हम एक बीकर ले लेंगे, उसमें ग्लूकोज रखेंगे, मिल जाएगा ना ग्लूकोज मार्केट से? हाँ मिल जाएगा। उसमें बैक्टीरिया को रखेंगे, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? ग्लूकोज को किसमें तोड़ेंगे? किसमें तोड़ेंगे? अल्कोहल में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहल में अल्कोहल बनवाएंगे हम बैक्टीरिया से, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी बैक्टीरिया तो अल्कोहल बनेगा। अब ये अल्कोहल आपका बन गया तो आप अल्कोहल की इंडस्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, ग्लूकोज देके बैक्टीरिया को रहना है, ग्लूकोज को तोड़ेगी खुद ब खुद, अल्कोहल बन जाएगा। और आप योगर्ट बना सकते हैं, योगर्ट की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कैसे? ग्लूकोज ना, यहाँ पे मिल्क रखें, और मिल्क को क्या ना करें, ना कोल्ड कंडीशन में रखें ना बॉईल करें। क्यों भाई? बॉईल करेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, कोल्ड करेंगे तो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएंगे। समझ आ रही है? क्या करेंगे, मिल्क को ऐसे ही रखेंगे। हाँ, और हेल्प करनी है तो कुछ खट्टा लस्सी दही ऐड करनी है इसके साथ। खट्टी चीज ऐड करने से, एसिड ऐड करने से ये बैक्टीरिया लिविंग हो जाते हैं जो मिल्क में होते हैं। मिल्क में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नाम तो बताएं ना। लेक्टोजन बैक्टीरिया। ये लेक्टोजन बैक्टीरिया मिल्क को तोड़ते हैं, मिल्क को तोड़ के उस मिल्क को खट्टा कर लेते हैं, जिसको हम योगर्ट कहते हैं। खट्टा कैसे करते हैं? अगेन आप कहेंगे एसिड बनाएंगे, और जो वो एसिड होगा वो मिल्क को खराब कर देगा। समझ आ रही है? अच्छा, अगर आप बॉईल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिल्क खट्टा होगा, योगर्ट बनेगी या नहीं बनेगी?
नहीं बनेगी। ये पॉस्चुरलाइजेशन है। पॉस्चर ने बताया था कि मिल्क को गर्म करें, फूड को गर्म करें, पानी को गर्म करें तो प्रिजर्व हो जाएगा, बैक्टीरिया उसमें मर जाएंगे। और ये कोल्ड ट्रीटमेंट, ये भी एक टाइप का प्रिजर्वेशन है। चलो जी, हाँ, और चीज की इंडस्ट्री लगाएं, चीज बनवाएं बैक्टीरिया से, चीज भी प्रोडक्ट है बैक्टीरिया की, तो ये इंडस्ट्री में रोल है, इंडस्ट्री में रोल है। अब मेडिसिनल इंडस्ट्री में और हम इससे कोई बहुत सारी प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे हार्मोन बनवा सकते हैं बैक्टीरिया से, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर बनवा सकते हैं हम बैक्टीरिया से। कैसे भाई, कैसे कैसे? बायोटेक्नोलॉजी से। क्या यूज करके? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज करके। कल हमने पढ़ा था इंसुलिन बना सकते हैं, ग्लूकागॉन, कोई भी चीज बनानी हो आप बैक्टीरिया के थ्रू बना सकते हैं। कोई भी चीज बनानी हो, प्रोटीन की, आप बैक्टीरिया से बनवा सकते हैं। बैक्टीरिया में अपना जीन इंसर्ट करना है। सीधी बात प्लाज्मिड की हमने कल। ओके है। अब ये बताएं, जो मैंने ये इंपॉर्टेंस बताई है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। एक और पॉजिटिव सुने। क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है फ्रॉस्ट पिलस, दूसरी का नाम है फ्रॉस्ट माइनस। फ्रॉस्ट पिलस ये ओरिजिनल नेचुरल बैक्टीरिया है, ये फ्रॉस्ट माइनस हम बनाते हैं। फ्रॉस्ट का मतलब क्या है? प्लाज्मिड के रीजन नहीं पढ़ने भाई। एलेक्सी जीन कहाँ है, बायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ है, ये वो जिलिएटिंग जीन नहीं पढ़ना, छोड़ें। हाँ, फ्रॉस्ट पर आए। फ्रॉस्ट फ्रोजन करने वाले, बर्फ जमाने वाले बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से उनको पिलस कहते हैं। कौन सी कैपेसिटी है? फ्रॉस्ट, बर्फ जमाने की। उनमें कुछ प्रोटीन्स हैं जो पानी को अट्रैक्ट करती हैं। पता है कंडीशन भी नहीं होती जमने की, बिफोर द फ्रीजिंग कंडीशन बर्फ जमा देते हैं। इतनी कैपेसिटी है, ये इनकी प्रोटीन का कमाल है। इनके पास एक प्रोटीन है भाई। अगर हमारे प्लांट जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो फ्रीजिंग कंडीशन में नहीं है, अभी फ्रीजिंग कंडीशन आई नहीं, आने वाली है, 2-3 सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। अब इनके पत्तों पर अगर बर्फ जम जाए तो बताएं ये प्लांट बचेंगे? नहीं बचेंगे। इनके पत्तों पे ये बैक्टीरिया रहती है और ये क्या करती है, ये पानी को अट्रैक्ट करके बिफोर द फ्रीजिंग कंडीशन बर्फ जमा देती है पत्तों पर। तो इसका कोई भला करना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया, वो जीन इसका निकाल दिया जो बर्फ जमाने में रोल प्ले करता है। जीन का काम है बर्फ जमाना। हाँ, कैसे? जीन प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन पानी को अट्रैक्ट करती है, पानी अट्रैक्ट होता है, एडहेसिव फोर्स बनाता है प्रोटीन के साथ और वो पानी जम जाता है। तो वो जीन निकाल लेंगे तो क्या बन गई? फ्रॉस्ट माइनस। तो हम अपने प्लांट को बचाने के लिए ये कंडीशन भी करते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की कंडीशन है। और फ्रॉस्ट प्लस से फ्रॉस्ट माइनस बनाते हैं बैक्टीरिया को और कहते हैं चलो भाई अब जाओ बैक्टीरिया प्लांट पे रहो भले, ठीक है, अब आप नुकसान नहीं दे सकोगे प्लांट को। चलो जी, अब नेगेटिव इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव पढ़ ली हमने, एंटीबायोटिक, ठीक है, एग्रीकल्चर में, एलिमेंट्री केनाल में, इंडस्ट्री में, मेडिसिनल यूज वगैरह ये वो। अब नेगेटिव का क्या करना है? फूड पॉइजनिंग करती है बैक्टीरिया, रखे हुए खाने को हमारे को खराब कर देती है। अब खाना खराब होता है, कंटामिनेटेड हो जाती है, तो चीजें पड़ी हुई हैं हमने कि पॉइजनिंग फूड क्या है ना, ये भी डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, मगर खाने का सत्यानाश कर देती है, खाने के लायक नहीं रखता, क्योंकि खाने में बैक्टीरिया के बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं। दूसरी के ये क्या करती है बैक्टीरिया? पैरासाइट है, डिजीज करती है, पैरासाइट है, डिजीज करती है। और डिजीज करती है, कोई बैक्टीरिया पैरासाइट होती है ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब टोटल पैरासाइट, लिविंग हॉस्ट के सवा रहेगी नहीं। कोई होती है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब है पार्शियल, लिविंग मिला तो उससे खाना ले लेगी, नहीं तो ये सेप्रोट्रॉफ भी है, कोई और मोड भी है सर्वाइवल का, पार्शियल पैरासाइट है ये, ठीक है।
तो आप किसको ज्यादा इवॉल्व मानते हैं? मैं तो पार्शियल को मानता हूं, फैकल्टेटिव को मानता हूं, क्योंकि दो दो तरीके हैं, ये नहीं तो वो। ठीक है, हौस मिलना भाई मुश्किल है। चलो जी, ऑब्लिगेट और कौन सी बीमारियां करती हैं इंसान में? बीमारियां बताएं बैक्टीरिया की। हाँ भाई, नाम लिखवाते जाएं मुझसे। साइफिलिस कौन सी बैक्टीरिया करती है, उसका नाम लिखें। और गोनोराई कौन सी बैक्टीरिया करती है, उसका नाम लिखें। कॉलेरा कौन सी बैक्टीरिया करती है, उसका नाम लिखें। टाइफाइड कौन सी बैक्टीरिया करती है, उसका नाम लिखें। डायसेंट्री, डायसेंट्री इन्फेक्शन है ना, जीआईटी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और जो है कौन सा इन्फेक्शन होता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। निमोनिया वाली बैक्टीरिया का नाम बताएं। टीबी वाली का तो नाम याद है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया बैक्टीरियल नहीं है भाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, कॉलरा वाली बैक्टीरिया का नाम बताएं। नहीं, एच पाइलोरी नहीं है। विब्रियो कॉलरा, एच पाइलोरी। अच्छा, टाइफाइड वाली का नाम बताएं। सल्मोनीला, टाइफी, ये आपने बताए थे। मैं रिपीट नहीं करूंगा इन बीमारियों का, आप बुक में से देख के नाम लिखने हैं। ये भी मैं रिपीट करूं? ये मैंने बता दिए हैं, अब ढूंढें और उनके पैरासाइट ढूंढें। चलो जी, आगे चलते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का। साइफिलिस बीमारी है, गोनोराई है, ये दोनों किसके इन्फेक्शन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। टाइफाइड लार्ज इंटेस्टाइन का। डायसेंट्री और टाइफाइड दोनों एलिमेंट्री कैनाल के कह लें। और टीबी लंग्स का इन्फेक्शन है। चलो जी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सुने भाई सुने, ये हमने लिया बीकर। इस बीकर के अंदर ऑल रिसोर्सेज रखे हैं हमने, ऑल रिसोर्सेज रखे हैं हमने। किसके लिए ऑल रिसोर्सेज रखे हैं? बैक्टीरिया के लिए। रिसोर्सेज कितने? 100%, जितने भी 100% कह रहा हूं। अब हमने एक बैक्टीरिया ली, उसने डिवाइड किया, कितनी बैक्टीरिया बनाई है उसने? 2। अब ये बैक्टीरिया पहले बड़ी होंगी फिर डिवाइड होंगी या डायरेक्ट डिवाइड होंगी? बताएं कमेंट में। पहले बड़ी होंगी, मैच्योर होंगी। तो इस बैक्टीरिया को बड़े होने से पहले कितनी बैक्टीरिया हैं ये? 100। इन 100 बैक्टीरिया को इमेच्योर स्टेज में हमने ग्रो करवाया यहाँ पे, 100 बैक्टीरिया। अब क्या करेंगे? अपनी साइज बढ़ाएंगे या डायरेक्ट अपना नंबर बढ़ाएंगे? मैच्योर होंगे या डिवाइड होंगे? साइज बढ़ाएंगे, मैच्योर होंगे। तो पहला फेज रिप्रोड्यूस का, जिसमें नंबर नहीं बढ़ता। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं ये शो करती है नंबर को, मल्टीप्लीकेशन को, डिवीजन को। इट मीन्स यहाँ पे डिवीजन हुई, मल्टीप्लीकेशन हुई, नंबर बढ़ा नहीं बढ़ा। तो इस फेज को कहते हैं पहला फेज, लेग फेज। ठीक है, जिसमें
कौन सा फेज है? प्रिपरेटरी फेज है, लेग फेज यानी प्रिपरेटरी फेज, मैच्योरिटी का फेज। और मैच्योरिटी होने के बाद ये मैच्योर हो गई, अब क्या करेगी? पहला फेज हो गया लेग फेज, अब क्या करेगी? डिवाइड होगी। तो दूसरा फेज क्या होगा? लॉग फेज। लॉग फेज का क्या मतलब है? जब बैक्टीरिया डिवाइड करे तो लॉग को डिवीजन फेज कहूं मैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहूं मैं, नंबर इंक्रीज होते हैं ये कहूं मैं, यहाँ पे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करती है ये कहूं मैं। चलो जी, डिवाइड होती है, माइटोसिस होती है, चलो जी हाँ, बाइनरी फिशन, हाँ भाई हाँ हाँ सब हाँ। नंबर बढ़ गया, कितनी बैक्टीरिया थी शुरू में आपने लेके आए थे? 100। यहाँ पे भी नंबर कितना? 100। मगर अब यहाँ पे कितनी हो गई है? 200, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो गई है। कौन से फेज में? दूसरे वाले में। तो दूसरे की साइन क्या है? ऊपर लाइन लगी है, नंबर बढ़ गया। जब नंबर बढ़ गया फिर अगेन ये बैक्टीरिया अपने आप की साइज बढ़ाएगी, फिर डिवाइड होगी, साइज बढ़ाएगी, डिवाइड होगी, साइज बढ़ाएगी, डिवाइड होगी। इनके दौरान क्या मैं कहूं, जो फूड था यहाँ पे 100% फूड की कमी होती जाएगी। आप कहेंगे यहाँ 100 बैक्टीरिया थे, अब 200 हो गए, फिर 400, फिर 800, फूड कम होता जाएगा। ऐसी लेवल आएगी कि फूड और ऑर्गेनिज्म बराबर होंगे, और फिर ऐसी लेवल आएगी कि फूड कम होता जाएगा और ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे। हाँ के ना? हाँ तो करें भाई, पैसे लग रहे हैं क्या? कंपटीशन स्टार्ट, स्ट्रगल स्टार्ट, डार्विन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट, नंबर ओवर प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, ये हमने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में किया है, नेचुरल एनवायरनमेंट में भी यही होता है। तो अब क्या होगा? अगर 200 बैक्टीरिया हैं या 1000 बैक्टीरिया हैं, फूड की कमी की वजह से 100 डिवाइड कर पाएंगे तो 100 नहीं कर पाएंगे, और वो 100 मर जाएंगे। तो 200 में से 100 ने डिवाइड किया, कितने बने? 200। और 200 में से 100 ने डिवाइड नहीं किया, वो कितने हो गए? 0। तो नंबर क्या रहा? अब सेम रहा। तो यहाँ पे जो फेज है तीसरा, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, और ये जो स्टेशनरी फेज होता है इसमें जो नंबर है वो सेम रहता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद फूड और कम हो जाएगा, निगलिजेबल फूड बचेगा। जब फूड निगलिजेबल बनेगा तो डेथ ज्यादा होगी और डिवीजन होगी मगर कम। 5% डिवाइड करते होंगे तो 95% क्या हो रही है? डेथ। या 10% डिवीजन कर रहे हैं तो 90% क्या हो रही है? डेथ। या 20% डिवीजन हो रही है तो 80% क्या हो रही है? डेथ। चलो, तो नंबर डिक्रीज होता जाएगा तो इस चौथे फेज को क्या कहेंगे? येलो वाले फेज को, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिक्लाइन फेज। चौथा फेज डिक्लाइन या डेथ फेज, चौथा फेज। अब 2 टर्म समझने हैं आपने, चलो 2 नहीं 3 समझ लें। एक टर्म है नेटलिटी का मतलब है बर्थ का रेट, बच्चा पैदा करना। और दूसरा होता है मोर्टलिटी यानी डेथ का रेट। और तीसरा होता है मोर्बिडिटी यानी डिजीज का रेट। मोर्बिडिटी को छोड़ें फिलहाल, नेटलिटी और मोर्टलिटी पर आए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, लेग फेज में नेटलिटी कितनी? लेग में नेटलिटी कितनी? 0। मोर्टलिटी कितनी? 0। लॉग में बताएं, लॉग में नेटलिटी कितनी? 100%। मोर्टलिटी कितनी? 0। समझ आ रही है? चलो स्टेशनरी में बताएं, नेटलिटी इज इक्वल टू मोर्टलिटी या मोर्टलिटी इज इक्वल टू बराबर। और चौथे डिक्लाइन में नेटलिटी इज इक्वल टू कम और मोर्टलिटी इज इक्वल टू ज्यादा। ठीक हो रहा है भाई? क्लियर है? ये आपकी ग्रोथ हो गई। चलो जी, अब मुझे बताएं इसको क्या कहा था? एट्राइकस या मोनोट्राइकस? इसको क्या कहा था? मोनोट्राइकस। इसको क्या कहा था? बायट्राइकस। इसको क्या कहा था? लोफोट्राइकस। और इसको क्या कहा था? एम्फीट्राइकस या एम्फीबायट्राइकस।
एम्फिलोफोट्राइकस भी हो सकता है। इसको क्या कहेंगे? इसको 1 और 2 में से एम्फीबायोट्राइकस कौन है? एम्फिलोफोट्राइकस कौन है? एम्फीबायोट्राइकस, एम्फिलोफोट्राइकस। चलो जी, ये कौन सा है? पेरीट्राइकस। ये तो पढ़ाया था मैंने, ये तो पढ़ाया था मैंने। अब अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं, जो लोकोमोशन करती है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया लोकोमोशन किसके थ्रू करती है? फ्लैजिला के थ्रू या गैस वेसिकल के थ्रू? अब अगर मैं कहूं बैक्टीरिया मूव कर रही है, तो उस लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं, क्या कहते हैं जिसको? टैक्सिस। क्या कहते हैं? टैक्सिस भाई, टैक्सिस, टैक्सिस। 1 मिनट में पानी पी के दिखाऊं आपको। पानी नहीं पिया। चलो, अगर बैक्टीरिया यहां पे फूड पड़ा है, केमिकल पड़े हैं, और ये बैक्टीरिया केमिकल की तरफ जा रहा है, तो क्या कहेंगे? मूवमेंट कौन सी? केमोटैक्सिस। केमिकल स्टिमुलस है, केमिकल की तरफ जा रहे हैं, ये केमिकल के से भाग भी सकते हैं। अगर भागें तो नेगेटिव केमोटैक्सिस, और केमिकल की तरफ जाएं तो पॉजिटिव केमोटैक्सिस। और अगर यहाँ पे लाइट है, लाइट की तरफ बैक्टीरिया जा रहे हैं तो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक, और लाइट से भाग रहे हैं तो पॉजिटिव फोटो या नेगेटिव फोटोटैक्टिक। और अगर यहाँ पे कोई, पता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं आइल ईटिंग, कुछ बैक्टीरिया होते हैं मेटल को डिटेक्ट करने वाले, मेटल डिटेक्ट करने वाले। अब मेटल कौन डिटेक्ट करेगा? जो मेटल को यूज करेगा एज अ फूड, मेटल से एनर्जी लेगा, मेटल को खाएगा। जिसका मेटल के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मेटल को डिटेक्ट करेगा? उसके पास रिसेप्टर होंगे मेटल को डिटेक्ट करने के लिए? नहीं। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो मेटल, गोल्ड, सिल्वर, चांदी वगैरह, डायमंड, ये खाते हैं, हमें तो नजर नहीं आता, मगर ये बैक्टीरिया, अगर यहाँ पे गोल्ड सिल्वर पड़ा है जमीन के अंदर, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया को रखें तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ग्रो करके बड़ी ये कॉलोनी बना लेगा। बड़ी कॉलोनी बनाने के बाद यहाँ पे सारा जो जमीन में गोल्ड था वो जमीन में नहीं रहेगा, वो बैक्टीरिया के पेट के अंदर, आई मीन साइटोप्लाज्म में होगा। तो अगर सारी कॉलोनी को उठा लें, उठा के निकाल लें, बैक्टीरिया को ग्राइंड करें और निकालें तो हमें सोना मिलेगा। तो मेटल को डिटेक्ट करने वाले भी बैक्टीरिया हैं, ये भी पॉजिटिव इंपॉर्टेंस में लिख ले भले। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया हैं, ऑयल ईटिंग का मैंने नहीं बताया था। सपोज करें ये समंदर का पानी है, इस लेवल तक ये समंदर का पानी है, बहरी जहाज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वहां से क्या हो रहा है? ऑयल निकल रहा है। ये ऑयल सारा ऑयल है, ये सारा ऑयल हो गया सरफेस पर। जब ऑयल आ गया तो यहाँ से ऑयल ऊपर तैरता है, आपको पता है डेंसिटी इसकी लो है, ऑयल की डेंसिटी क्या है? लो है। पानी के ऊपर तैरता है तो पानी और बाहर के बीच जो गैसेस एक्सचेंज है वो खत्म, नल एंड वाइट। तो जब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो यहाँ पे जो मेरीन लाइफ है, जो एक्वाटिक लाइफ है, वो सफर करेगी, वो मरेगी, वो नहीं बचेगी, खास करके एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, उनको ले आते हैं यहाँ पे छोड़ते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? सारे का सारा जो ऑयल है, यहाँ का सारे का सारा जो ऑयल है, वो क्या करेंगे? खा लेंगे, ऑयल को खा लेंगे भाई, ऑयल को खा लेंगे। और पता है इनके साथ एटम बम बांध लेते हैं साइंटिस्ट। एटम बम आई मीन क्या? एटम बम आई मीन क्या? इनके पास एक जीन स्विच ऑन कर देते हैं, जो जीन इनकी क्या करवाता है? डेथ। तो 10 दिन की, 20 दिन की लाइफ स्पान रख देते हैं इनकी। उसके बाद एक जीन होता है जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, वो इंस्टॉल कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। जब 10 दिन के बाद ये ऑयल भी खा जाएंगे और मर भी जाएंगे। फायदा क्या हुआ? क्यों मारा इनको? छोड़ देते ना,
अगर छोड़ देते तो सारी दुनिया का ऑयल खा लेते तो हम क्या यूज करते भाई? ठीक है, बस सरफेस वाला ऑयल खिलाना था इनको। ठीक है, रास्ते में हड्डी नहीं बनाना था इनको। मफाद था इनमें हमारा, मफाद इस्तेमाल करके इनको उड़ा दिया हमने। तो ये जेनेटिक चेंज की वजह से इनकी खुदकशी करवाई, जीन इंस्टॉल करवा दिया ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला इनके अंदर। जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता रहेगा 10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, नहीं सह पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर वाले भी बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल अभी उन पर जा रहा हूं मैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं। बताएं मैग्नेटिक फील्ड कौन से आयन मेटल की वजह से होती है? पढ़ा है फिजिक्स में? नहीं। कम निकतो ड्रखण मिश्रियो, बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड जिन आयंस की वजह से, आयरन वगैरह की वजह से होती है, तो ये बैक्टीरिया उनको खाते हैं। तो अगर इन बैक्टीरिया को यहाँ पे छोड़ा जाए तो ये इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। अब इधर जा रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है? आप क्या कहेंगे? ये आयरन यूजिंग बैक्टीरिया है। इट मीन्स आयरन से यहाँ पे ज्यादा है। आयरन यहाँ पे ज्यादा है तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो यहाँ पे ज्यादा है। जहाँ पे बैक्टीरिया जाएं, आप समझ लें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा खासा है। ठीक हो गया भाई? क्लियर है यहां तक? चलो जी। उसके अलावा मुझे ये बताएं कमेंट में, ये हमारे पास सिलेबस में टॉपिक नहीं है, मैं इसे पढ़ा रहा हूं, इसीलिए 120 की स्पीड पर चल रहा हूं। टॉपिक कौन से थे? बैक्टीरिया की साइज था, बैक्टीरिया की शेप था, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर था, बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस, ये 4 टॉपिक थे। एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाएं, ये बुक में कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं चीजें, बस इसीलिए इतना पढ़ाया है। रिप्रोडक्शन नहीं है, मगर अब मैं आपसे पूछूं तो आपको सारे का सारा पढ़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन हमने पढ़ा है कि मीजोसोम बाइनरी फिशन करवाता है, एक बैक्टीरिया से 2 बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन आपको पड़ी हुई है, एरोबिक, एनाएरोबिक, माइक्रो एरोब। एरोबिक जो ऑक्सीजन यूज करें और एनाएरोब जो ऑक्सीजन यूज ना करें। बाकी फैकल्टेटिव एरोब और सुभान क्लास वठाऊंगा हाणे कीअं ॾियां। ठीक है भाई। माइक्रो एरोफिलिक जो बिल्कुल निग्लिजेबल ऑक्सीजन यूज करें। लोकोमोशन का दूसरा नाम क्या है? केमोटैक्सिस। मोस्टली केमोटैक्सिस करते हैं भाई, केमिकल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से मूव करते हैं। टैक्सिस और नाम देते हैं लोकोमोशन को, केमो को हटा लें, दूसरे टाइप भी हो सकते हैं लोकोमोशन के। अच्छा, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है, कॉमन मेथड है। जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है ना, गंदा माहौल बन जाता है, तो बैक्टीरिया पता है क्या करता है? ये जो सारा साइटोप्लाज्म है, ये डीएनए, इसको क्या करता है? डीएनए को सुकेड़ लेता है। साइटोप्लाज्म सारा इसके अराउंड, सारे का सारा वाटर इसका निकल जाता है। अब ये सारे का सारा सेल है, यही सेल ये कंडीशन में है, क्या हो गया? सारा पानी निकल गया। पानी निकल गया तो ये क्या बन गया? अब ये हाइपरटोनिक सेल बन गया। अब इसके ऊपर एक वाल आएगी जिसको हम सिस्ट कहेंगे, स्पोरिक वाल कहेंगे, स्पोरिक वाल कहेंगे, स्पोरिक वाल, स्पोरिक नॉट सिस्ट, स्पोरिक वाल कहेंगे, स्पोरिक वाल कहेंगे। अब ये स्पोरिक वाल इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, टेम्परेचर से, इधर उधर से रेजिस्टेंट, हर चीज से रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन जाएंगी तो ये स्पोरिक वाल डैमेज होगी, अगेन ये फेवरेबल कंडीशन में वाटर फिर से लेगा, जब फिर से वाटर लेगा तो ये सेम का सेम, वैसा का वैसा हो जाएगा। तो एंडोस्पोर एक्चुअली कॉन्सेप्ट है
कि बैक्टीरिया अंदर के अंदर सिकुड़ के गंदे टाइम को स्किप करे, अनफेवरेबल टाइम को स्किप करे इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। स्पोर इसको क्यों कहा, सीड क्यों नहीं कहा? इसको हमने स्पोर कहा भाई, सीड क्यों नहीं कहा? एंडोसीड कहते हैं ना, सीड मल्टी सेल्यूलर होता है, स्पोर यूनिसेल्यूलर होता है। तो ये किससे कंपैरिजन में काम कर रहा है? बडिंग, क्या बडिंग? बडिंग वो एक्सोस्पोर होता है। एक्सोस्पोर कैसे होता है? एक होता है एंडोस्पोर, अब एक्सोस्पोर सुने भला। आप तो सारा टॉपिक पढ़वा रहे हैं ना करके, हाँ ना करके सारा टॉपिक पढ़वा रहे हैं। तो अब ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया ने बड बनाया है। अगर ये बड बड़ा होके सेपरेट हो जाए और एक बैक्टीरिया बन जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बडिंग। बडिंग और बाइनरी फिशन में फर्क क्या है? वन और टू में से बडिंग कौन सी है? टू। और वन क्या है? बडिंग। फिशन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और बडिंग में छोटी सी आउटग्रोथ बनती है पेरेंट बॉडी से, और वो जाके इंडिपेंडेंट सेल बनता है। अब अगर बडिंग के दौरान अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए और बड के अराउंड स्पोरिक वॉल बने, तो बड क्या सेल के अंदर है, सेल के बाहर है? तो अब बड अगर स्पोर बने तो इसको एंडोस्पोर कहेंगे या एक्सोस्पोर? राइट इन द चैट बॉक्स, एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर सारे का सारा सेल सुकड़ जाए। सिस्ट का क्या मतलब है? एक बैक्टीरिया से दो से चार, चार से 8, 10, 20, 100, 200 बन गए, मगर ऊपर एक वाल है, वो सेल 100 तो बन गए मगर सेपरेट नहीं हुए, स्टिल वो एक साथ ही हैं। मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन है। जब फेवरेबल होगी वो सिस्ट वॉल डैमेज होगी, जब वो सिस्ट फटेगी तो 2 सेल नहीं बनेंगे बाइनरी फिशन की तरह, 100 सेल निकलेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडे। ये चैप्टर आपका पूरा, कल स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। पढ़ के आना भाई, कल मैं ट्राई करूंगा कि रेस्पिरेशन को 70 to 80% कवर कर लूं। रेस्पिरेशन को कवर करके फिर हमारा लास्ट रहेगा एनिमल किंगडम। ठीक हो गया? बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई ना भाई, लेग लॉग और मल्टीप्लिकेशन, यही तो ग्रोथ है। क्या आपकी तरह बैक्टीरिया लंबा होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा क्या? बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब है बैक्टीरिया का नंबर बढ़ना।